तो डोमेन ऑफ एथिक्स का दूसरा तरीका सीख रहे हैं, वो है सब्जेक्ट मैटर बेस में। ठीक है, और सब्जेक्ट मैटर बेस में हम इसको डिवीजन कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर सकते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स और मेटा एथिक्स में। नॉर्मेटिव एथिक्स यानी कि मानकीय नीति शास्त्र के दो फंक्शन हो सकते हैं, दो फंक्शन होते हैं। जब भी हम नॉर्मेटिव बात कहें, इसका मतलब दो फंक्शन है, वैल्यूज तय करना, वैल्यूज बनाना, या इन सर्च ऑफ या टू सर्च ऑफ वैल्यूज, आइडियल्स, वर्च्यूज, एंड उनका जो आइडियल्स बनाए गए उनका इवोल्यूशन करना ह्यूमन कंडक्ट और करेक्टर के अंदर। तो अगर हमें इसको बताना हो तो हम बता सकते हैं, मूल्य बताते समय यह बताया जाता है कि क्या होना चाहिए, तथा मूल्यांकन के समय, इवोल्यूशन के समय के आधार पर यह बताता है या बताती है मूल्यांकन कि वैसा किया गया है या नहीं। ठीक है। यस सर। तो फिर से हम और तरह से कैसे समझ सकते हैं नॉर्मेटिव एथिक्स को, मानकीय नीति शास्त्र को? तो लास्ट लाइन लिखो, क्या करना चाहिए, कैसा मनुष्य बनाना चाहिए, इसके लिए जो स्टैंडर्ड या आइडियल्स गढ़ना है वो मानकीय नीति शास्त्र तय करता है और उसका मूल्यांकन करता है कि वैसा किया या नहीं किया। तो बस यही बात जो हम समझ चुके हैं, बस इतना ही। इसको भी दो बाइफरकेट करके टू फंक्शन करके लिखोगे तो भी हो जाएगा। तो एक तो डिवीजन ये हो गया नॉर्मेटिव एथिक्स के तौर पर। तो नैतिकता का क्षेत्र, एक क्षेत्र ये है जो नॉर्मेटिव एथिक्स का है, जो मूल्यों को गढ़ता है और उनका मूल्यांकन करता है। नेक्स्ट चलते हैं मेटा एथिक्स। इसमें थोड़ी सी आपको ध्यान से समझना होगा क्या होता है मेटा एथिक्स। मेटा एथिक्स, इसकी हिंदी मैंने बताई, क्या बताई? अधि नीति शास्त्र। इसके दो काम हैं, मिलते जुलते काम हैं, पर दो में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो टू इलस्ट्रेट टू इलस्ट्रेट मॉरल कॉन्सेप्ट, या हाँ ऐसे लिख लो, टू इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ मॉरल कॉन्सेप्ट, टू illustrate, ILLUSTRATE, to illustrate the meaning of the meanings of moral concept, मतलब नैतिक संप्रत्यों का अर्थ स्पष्ट करना। और इसी से मिलता जुलता दूसरा काम भी लिख सकते हो, यहां लिख सकते हो नैतिक संप्रत्यों का विश्लेषण, टू डिस्क्राइब मॉरल कॉन्सेप्ट। मेन हमें समझना है जो पहला है, टू इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ मॉरल कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा ध्यान से सुनो, ये बिल्कुल ही कोर फिलॉसफी है, एथिक्स है, तो ध्यान से समझो। मैं इसको मिटा देता हूं, लिख लिया ना, मिटा दें? यस सर। ध्यान से समझिए, क्योंकि पॉलिटी वगैरह हम पढ़ चुके हैं तो कुछ चीजें आसान होंगी समझाना, क्योंकि एग्जाम्पल ज्यादा हो जाएंगे, और कोई बात नहीं, समझा तो वैसे भी सकते हैं कैसे भी। जैसे एक स्टेटमेंट मैं पढ़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ, मैंने आपको पढ़ाया, कहीं पे लिखा है आपको चोरी नहीं करनी चाहिए, आपको चोरी नहीं करनी चाहिए। ये क्या चाहिए आते ही ये मैटर कैसा हो गया? नॉर्मेटिव।
नॉर्मेटिव हो गया। अब ये जो चाहिए है, अब इसको अलग अलग लोग अलग अलग इसका इलस्ट्रेशन करते हैं, इसकी व्याख्या करते हैं, इसका अर्थ अलग अलग बताते हैं। इस शुड का अर्थ क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है सेंटेंस? आपको चोरी नहीं करना चाहिए, ये एक परामर्श है। परामर्श मतलब सलाह दी, सलाह है, या तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि एक तरफ लोगों ने कहा कि ये एक एक सलाह है। जैसे डॉक्टर कहता है, आपका उसने डायग्नोज किया और आपको दवाइयां लिखी, तो वो क्या कह रहा है कि वो दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है, प्रिस्क्रिप्शन है। अब ये नहीं कह सकता वो कि तुम नहीं खल कहा के आया ना तो डंडे से पीटेंगे, ये तो नहीं कह सकता। ये एक परामर्श है। परामर्श का मतलब होता है जस्ट क्योंकि आप मुझसे पूछने आए हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, और ये एक प्रिस्क्रिप्शन है। कुछ लोगों का कहना है, सेकंड समझोगे, कि इस चाहिए का मतलब क्या है, इसको बताते हैं, इसका अर्थ, क्योंकि इसका मेन काम क्या है, अधिनीति शास्त्र या मेटा एथिक्स का काम क्या है, टू इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ मॉरल कॉन्सेप्ट। क्या मतलब है? देखो, सारी पढ़ाई एक लेवल के बाद शब्दों की पढ़ाई हो जाती है ना। फिलॉसफी भी एक लेवल के बाद, या हर चीज वो शब्दों की पढ़ाई हो जाती है ना। तो हम उसको लैंग्वेज स्टडीज में पढ़ते हैं। तो ये लैंग्वेज क्या कह रही है? कुछ लोगों का समझ है कि परामर्श तो मेटा एथिक्स का एक ब्रांच कहलाता है, कि वो प्रिस्क्राइब, सारे के सारे मॉरल कॉन्सेप्ट प्रिस्क्रिप्शंस हैं। तो मॉरल कॉन्सेप्ट्स आर प्रिस्क्रिप्शंस। नैतिक संप्रत्यय का अर्थ परामर्श होता है, ये कुछ का कहना है। दूसरा, ध्यान से समझो, मैं इसको दोबारा समझा दूंगा अगर समझ में नहीं आएगा तो, पर आप ध्यान से सुने। दूसरा है, दूसरे कुछ लोगों का कहना है कि चाहिए का मतलब क्या है। इसका चाहिए का मतलब परामर्श नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन नहीं है, दे आर इमोटिव स्टेटमेंट। जब मैं कह रहा हूं या कोई भी स्टैब्लिश किया जा रहा है कि ये करना चाहिए, तो मैं आपके अंदर एक इमोशन इंसर्ट कर रहा हूं, किसी चीज के बारे में पॉजिटिव या नेगेटिव, और एक इमोशन डालने की कोशिश कर रहा हूं। तो ऑल मीनिंग ऑफ मॉरल कॉन्सेप्ट आर इमोटिव। तीसरा भी समझ ले, फिर मैं आपसे पूछूंगा, आपसे कहूंगा कि आप जो बात समझ में ना आए पूछिए। तीसरा, ये भी कहा जाता है कि इस चाहिए का मतलब है सुप्रीम कोर्ट की तरह, जो सुप्रीम कोर्ट कहता है ना आपको ऐसा करना चाहिए, तो उसका मतलब है कमांड, कि हम चाहिए भले ही बोल रहे हो, बट अगर तुमने ऐसा नहीं किया ना तो इसके परिणाम भुगतने को तैयार रहो। तो ये जो है अर्थ को स्पष्ट करने का, मेटा एथिक्स मतलब, अधिनीति शास्त्र का मतलब है या तो विश्लेषण करना, या तो उसको डिस्क्राइब करना, या तो उसका एनालिसिस करना, कुल मिला के उसकी मीनिंग बताना। तो इनका कहना है, और ये मीनिंग और भी बहुत सारे हो सकते हैं, मैं तीन ही फिलहाल रख रहा हूं, कि जब हम कहते हैं ये काम नहीं करना चाहिए, तो ये परामर्श हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि ये परामर्श होता है, प्रिस्क्रिप्शन होता है। कुछ लोगों का कहना है इमोटिव है ये संवेगात्मक, सॉरी, संवेगात्मक हैं, संवेग लेकर आते हैं, एक इमोशन लेकर आते हैं। जैसे अगर पुलिस व्यवस्था इत्यादि ना भी हो, और हमें एक ऐसे समाज में पाला गया है जहां कहा गया है कि चोरी करना अच्छी बात नहीं है। आप पुरानी फिल्में देखें, फिल्में मैंने थोड़ी ज्यादा देखी होंगी हो सकता है, इसलिए मुझे ज्यादा ख्याल आ जाते हैं। कोई व्यक्ति है जिसने हत्या कर दी गलती से या कैसे भी, और किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता है, बट वो जब तो जानता है ना, और वो धीरे धीरे वो अंदर से वो उसको बहुत फील करता है और ग्लानि से भर जाता है, और बहुत ज्यादा
उसको बार बार वो ख्याल आता है, वो कैसा ख्याल है उसका? इमोटिव ख्याल है। क्यों? क्योंकि वो समाज से उसने सीखा है कि हत्या करना एक बुरी बात है, एक निर्दोष को मारना एक बुरी बात है। चोरी करना, चोरी करके गांधी ने कहा, अपनी जो अपनी किताब लिखी है उन्होंने, द एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जब वो छोटे थे, उन्होंने कबर्ड से जो है कोई कुछ ही चोरी कर ली, और वो अंदर ही अंदर वो बड़े परेशान रहे जब तक कि उन्होंने अपनी माँ से बता नहीं दिया। तो उन्होंने, उनको सिखाया गया चोरी नहीं करना चाहिए। इसका असर क्या रहा? प्रिस्क्रिप्शन था या इमोटिव था या कमांड था? और किसी ने देखा भी नहीं था। मोटिव। इमोटिव इमोटिव था। था। तो जब हम मेटा एथिक्स ये कह रहा है कि इसका काम है मीनिंग बताना, और मीनिंग, ये तीन तरह की मीनिंग मैंने बताई। एक ही चीज की मीनिंग है प्रिस्क्रिप्शन, इमोटिव और कमांड। सुप्रीम कोर्ट के बारे में मैंने पॉलिटी पढ़ाते समय बताया होगा। सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है कि जो मैं निर्देश, जो मैं, जो उन्होंने कहा है वो एक्चुअल में ना मान, वो उन्होंने लिखा है क्या, कमांड नहीं लिखते वो, बट अगर उसको फॉलो ना किया जाए तो अपने आप में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाता, कोर्ट हो जाता है। तो वो अपने आप में क्या है? उनके डायरेक्शंस भी क्या हैं? कमांड ही होगा। कमांड है। भाई मैंने आपसे कहा कि ये मेरे डायरेक्शंस हैं, तो आपने लैंग्वेज को जानते हुए कहा कि ठीक है, डायरेक्शंस का मतलब होता है कि आप ऐसे करने की कोशिश करना, मेरे निर्देश हैं, आदेश नहीं है ये। इसलिए तो डायरेक्शंस है, ऑर्डर नहीं लिखा। मैंने लिखा कि ये मेरे, ये डायरेक्शंस हैं। डायरेक्शंस का मतलब होता है कि भाई ये मैं, ऐसा मेरी सलाह है, या ऐसा मैं कहता हूँ कि ऐसा समझ लो तो अच्छा है, बट मैं कहूँ कि ये जो मेरे डायरेक्शंस हैं इनको फॉलो ना करना कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, तो अपने आप में वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं ये कमांड है। बात समझ में आई? जी। तो ये तीन तीन स्तर हो सकते हैं, तीन तरीके हो सकते हैं, तीन इसके इलस्ट्रेशन हो सकते हैं। तो ये इलस्ट्रेशन है, ये इसके जब हम कहते हैं कोई नैतिक वाक्य या इमोटिव या एथिकल, जब हम सेंटेंस बोलते हैं तो उसके मतलब ऐसे ऐसे बताए जाते हैं। ठीक है? कुछ पूछना है तो आप पूछो। समझ में आ गया? ओके, तो बहुत अच्छी बात है। तब ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मेटाएथिक्स, अधिनीति शास्त्र, ये संप्रत्ययों का अर्थ स्पष्ट करता है। संप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट। तो टू इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ मॉरल कॉन्सेप्ट्स, और ये हो सकते हैं प्रिस्क्रिप्शंस, ये हो सकते हैं इमोटिव, ये हो सकते हैं कमांड, ये हो सकते हैं परामर्श, ये हो सकते हैं संवेगात्मक, जो संवेदना को संवेग स्थापित करें। संवेग, संवेग तो आप समझते होंगे। जैसे आप बैठे हुए हैं, नॉर्मल बैठे हुए हैं, ना दुखी है ना सुखी है, बस नॉर्मल ऐसे ही बैठे हैं मान लीजिए, और इतने में आपको कुछ ख्याल आ गया बहुत अच्छा, आप खुश हो जाते हैं। या इसका उल्टा हो सकता है, सब कुछ नॉर्मली बैठे थे बट कुछ ऐसा ख्याल आ गया जिसने आपके बिल्कुल ही मन को बिल्कुल खराब कर दिया। ये सब क्या है? संवेग। संवेग का मतलब इमोशन। तो हम जब एक सेंटेंस बोलते हैं, जब हम स्थापित करते हैं सोसाइटी में एक बच्चे के दिमाग में, तो उसमें एक संवेग, इमोटिव होता है, जो उसके साथ लाइफ टाइम तक, आमतौर पे लाइफ टाइम तक रहता है, जब तक कि उससे बड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कर दिया जाए, तब तक तो रहता ही है। ठीक है? बड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जा सकता है, बट तब तक वो रहता ही है। जैसे कि गांधी के बारे में गांधी ने खुद से ही शुरू में ही लिखा है, शुरू के ही अपनी लाइंस में लिखा है, पेजेस में, कि मैं एक वैष्णव बनिया परिवार में पैदा हुआ। अब ये वैष्णव और बनिया परिवार क्या है? इमोटिव करेक्टर। यस और नो? और वो चीज उनके लास्ट तक दिखा भी, है ना? अब गांधी इसमें आश्रम में जाइए
तो उनकी जो उनकी कई स्पीच अवेलेबल है उन्हीं की भाषा में। तो उन्होंने बोला ही है कि मैं देखो तो मैं बनिए की तरह सोचता हूँ और मैं ऐसा सोचता हूँ, नेहरू तुम ऐसा करो, है ना। तो छाप जो है वो इमोटिव है, जो कि आमतौर पर परमानेंट मानी जाती है, जब तक कि, या अंबेडकर की जो छाप है, जो पेन की छाप सोसाइटी की, जाहिर सी बात है वो जब वॉयसरॉय के पर्सनल सलाहकार बन चुके हैं लास्ट लास्ट तक, तो जाहिर सी बात है एज ए एक एक उस समय का जो एक हिंदुस्तानी है, वो अगर अपने आप को किसी ऐसे फील्ड में प्रोग्रेस देखे अपना, कि मैं, जैसे आप आईएएस हुए, तो आप अपने आप को कहाँ तक देख सकते हैं भाई? प्रधान सचिव देख सकते हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी देख सकते हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी देख सकते हैं, ये तो देखेंगे। और कोई कैबिनेट सेक्रेटरी बना है, इसका मतलब उसने उस फील्ड में, उस फील्ड में जिस फील्ड में उसने शुरुआत की थी, उसके वो ऊंचाई तक पहुंच गया है। बट इसके बावजूद अंबेडकर जो पेन और उन्होंने फील किया कास्टिज्म को लेकर, वो उनके लास्ट तक नहीं निकला। जैसे गांधी का बनियापन नहीं निकला, जैसे उनके शब्दों में बोल रहा हूं मैं, ठीक है। उनका वैष्णव होना पूरी तरह नहीं निकला। तो ये सब क्या है? संवेग हैं, इमोटिव हैं। ओके, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यस सर। जी सर। तो एक मैंने नॉर्मेटिव बता दिया, मेटा एथिक्स बता दिया, डिस्क्रिप्टिव में तो कोई बात ही नहीं है, एक लाइन की बात है। जब हम डिस्क्रिप्टिव की बात करते हैं, डिस्क्रिप्टिव एथिक्स का मतलब वर्णनात्मक, इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब खाली इतना है, खाली वर्णन कर देना। जैसे मैं इसमें, देखिए ध्यान से समझिए डिस्क्रिप्टिव को हम कैसे समझ सकते हैं। क्रिश्चियन एथिक्स है, क्रिश्चियन एथिक्स अपने आप में एक डिस्क्रिप्टिव एथिक्स है। हिंदू एथिक्स, मुस्लिम एथिक्स, सिख एथिक्स, ईसाई एथिक्स, जैनी एथिक्स। क्यों? इसमें बहुत ज्यादा रैशनैलिटी का कोई स्कोप नहीं है। मुझे बताया गया, इस मैं अब आपको ईसाई एथिक्स बताता हूँ, ये आपको आपको बताता हूँ क्रिश्चियन एथिक्स। क्रिश्चियन एथिक्स क्या है? एक पवित्र किताब है, होली बाइबल। उसमें एक कहानी लिखी गई है, कहानी लिखी गई है। उसमें ईश्वर ने बनाया, अपने ही जैसा बनाया, और अभी समझ लो कि ट्रायल वर्जन बनाया है, एडम और ईव। बाद में मास प्रोडक्शन होगा, पहले ट्रायल्स तो देख लें। तो अगले समझाने के लिए आपको याद हो जाए इसलिए कह रहा हूँ। ट्रायल वर्जन बनाया एडम और ईव, और ट्रायल वर्जन ने ही धोखा दे दिया। आराम से रहता था ईश्वर के बगल वाले रूम में, गार्डन ऑफ एडन में, स्वर्ग में, ईश्वर की ही तरह। लेकिन उसने धोखा दे दिया, तो उसको उसको पतित हो गया वो, यानी कि वो जो हम जो उसकी पोजीशन थी उसे डिप्राइव हो गया, और ईश्वर ने उसको मृत्यु लोक में भेज दिया। और मृत्यु लोक में अकॉर्डिंग टू बाइबल जो धरती है, उसमें पसीने की कमाई खानी पड़ेगी, पसीने से भीगी रोटी। अब पसीने सिंबॉलिक है, कहने का मतलब मेहनत करना होगा। स्वर्ग में तो कुछ दिक्कत ही नहीं थी, सोचा चाय, और चाय प्रकट हो गई। यहाँ पर चाय के लिए हाथ पैर मारना पड़ेगा, रोटी के लिए हाथ पैर मारना पड़ेगा, कहने का मतलब, ठीक है। तो अब मुझे ये एथिक्स सिखाती है कि हम वापस अपने घर, हमारा मूल घर कहाँ है? गार्डन ऑफ ईडन, भगवान के बगल वाले में। हमें वापस जाना चाहिए। ये तो टेम्पररी है। ईश्वर ने पहले तो हमें सब कुछ फ्री में ही दे दिया था एडम ईव के तौर पे, हम उनकी संतानें हैं। अब हमें क्या किया गया? हमें कहा गया यूपीएससी की तरह टेस्ट देना पड़ेगा तुम्हें। ये जगह है, ये टेस्ट की जगह है, धरती। और जब कयामत का दिन आएगा, यानी कि जब जजमेंट डे आएगा, तब आएगा रिजल्ट। जैसे प्री मेंस इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, ऐसे रिजल्ट आएगा। और जो लोग रैंक के हिसाब से, उनको स्वर्ग मिल जाएगा, कुछ लोगों को नर्क मिलेगा, और कुछ लोग जो मेरे जैसे, मेरे ही क्यों, मेरे और आपके जैसे
अधम प्रकृति के लोग होंगे, फिलॉसफी की बात कर रहे होंगे, भगवान पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे होंगे, उनकी आत्माओं को क्या कर दिया जाएगा? नष्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि वो इतने ऐसे हैं कि उनको नरक में भी नहीं रखा जा सकता। ठीक है, उनको नष्ट कर दिया जाएगा। तो अब एथिक्स क्या बनी? एथिक्स ये बनी कि हमें अब कैसे जीना चाहिए जीवन जब तक हम धरती पर हैं, जो नॉर्म्स पवित्र बाइबल में बताए गए हैं, ये डिस्क्राइब किया है। अब इसमें आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे कि बनाया ही क्यों था, क्या दिमाग में, और बनाया तो उसने, उन्होंने बनाया तो परीक्षा हमारी क्यों ले रहा है। बहुत सारे क्वेश्चन उठ सकते हैं, क्वेश्चन नहीं उठाना है। डिस्क्रिप्टिव एथिक्स वो एथिक्स है जो खाली वर्णन कर रहा है। तो आप लिख सकते हो, जब हम एथिक्स को किसी सिद्धांत को एक फैक्ट की तरह बताया जाए, इट सर इज ए हिस्ट्री फैक्ट। मान सकते हैं, हिस्ट्री नहीं, एवोल्यूशन। हिस्ट्री नहीं, इट्स ए फैक्ट। ओके। फैक्ट है ना। तो जब किसी थ्योरी को, जब इथिकल थ्योरी को एज ए फैक्ट बताया जाए, ये सब ये हम, मुझे कोई डाउट नहीं है कि स्वर्ग है, ईश्वर ने बनाया था, एडम भी बनाया था, उसी के हम संतानें हैं। ये सब कुछ कैसे बताया जा रहा है? जैसे फैक्ट्स होते हैं, जैसे फिजिक्स के फैक्ट्स हैं, वैसे ही धर्म फैक्ट की तरह बताता है। और उसमें वो बिल्कुल भी डाउटफुल नहीं रहता, ऐसा नहीं कहता कि अच्छा हो भी सकता है, स्वर्ग नहीं भी हो सकता, ऐसा कुछ नहीं कहता। वो एज ए स्टेटमेंट उसके कैसे होते हैं, ईश्वर है, ऐसा करना, ऐसा, और उसके बेस पर जो करना चाहिए निकल कर आता है, वो कैसा होता है, उस डिस्क्राइब से, उस फैक्ट का, फैक्ट के बेस पर। तो अब हमें जीवन कैसा जीना चाहिए? अगर मैं अच्छा क्रिश्चियन हूं तो मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए, बताओ? तो चर्च जाना चाहिए। मुझे इस फैक्ट के बेस पर, जो फैक्ट है उस पर नॉर्म्स। क्वेश्चन, पहले बात तो क्वेश्चन नहीं उठाना चाहिए। और ये फैक्ट कहता है कि मुझे ऐसा जीवन जीना चाहिए कि मैं वापस, जब मेरी जजमेंट डे आए, तो मैं वापस ईश्वर के साथ ही, मतलब गार्डन ऑफ ईडन में वापस जाऊं। तो मुझे वो सब कुछ करना चाहिए जो मुझे वापस गार्डन ऑफ ईडन में पहुंचा दे, स्वर्ग में पहुंचा दे, ईश्वर के साथ। जैसे जो पतित हुआ था मनुष्य, जो डिप्राइव हुआ, वापस वहां पहुंच जाए। ये सब डिस्क्रिप्शन है। और वो डिस्क्रिप्शन का जो बेस बनाया उन्होंने एज ए फैक्ट, जिसको उनके हिसाब से चैलेंज नहीं किया जाना चाहिए। जो चैलेंज कर रहा है, क्योंकि रिलीजन ने क्या बताया, तर्क मत लगाओ। तर्क किसका, किसकी, किसका सिंबल है? शैतान का। शैतान ही हमारे दिमाग में क्या डालता है? तर्क, क्वेश्चन। क्योंकि जो सबसे सही बातें हो सकती हैं, वो ईश्वर ने अपना बेटा भेजकर, किसी दूसरे धर्म में अपना मैसेंजर भेजकर, किसी दूसरे धर्म में और तरीके से वो लिख दी हैं धार्मिक पुस्तकों में, और वो फैक्ट हैं। और सारी एथिक्स उसी बेस पर बनना चाहिए। क्लियर है? सर सर इसका मतलब डिस्क्रिप्टिव एथिक्स जो है, वो जो पुरानी चली आ रही बिलीफ और कस्टम्स हैं उनके बेस पर वो केवल एक, हाँ, वो एथिक्स नॉर्म्स तक है। पहुंचाता है हमें। बिल्कुल सही बात है। जो ऑलरेडी फैक्चुअल चीजें बताई जाती हैं उनको खाली डिस्क्राइब करता है, उसमें लॉजिक नहीं लगाता। ओके, उनको सही गलत ढंग से उनको डिस्क्राइब, उनको वो उनका क्रिटिकल एनालिसिस नहीं करता, उनको उन फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हुए एथिक्स बनाता है। ओके, ठीक है। तो ये तीन तरह की बातें हो गई। अब हम इसके तीसरे डोमेन ऑफ एथिक्स के तीसरे चीजों को देखते हैं, जो लास्ट है, थर्ड। तो फर्स्ट क्या था? बताओ, कौन बताएगा? हिमानी बताओ, फर्स्ट डोमेन ऑफ एथिक्स क्या था? सर फर्स्ट डोमेन ऑफ एथिक्स साइकोलॉजी के बेस पे था, ह्यूमन हम्म, साइकोलॉजी के बेस पे। हम्म, और वो इमोटिव दूसरा? फैकल्टी और रैशनल फैकल्टी के बारे में बता रहा था। और दूसरा डोमेन ऑफ एथिक्स था ऑन द बेसिस ऑफ सर ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर कॉन्सेप्ट। तो उसमें हमने तीन पढ़े थे, नॉर्मेटिव एथिक्स, मेटा एथिक्स एंड डिस्क्रिप्टिव एथिक्स। अगला है जनरल एथिक्स
और स्पेशल एथिक्स। सर जनरल और स्पेसिफिक वाला ये किसके बेस पर है? ये थर्ड है। जब हम डोमेन ऑफ एथिक्स पढ़ रहे हैं तो जनरल एथिक्स और इसी का दूसरा नाम हो सकता है नॉर्मेटिव एथिक्स, और इसका दूसरा नाम हो सकता है अप्लाइड एथिक्स। तो जनरल एथिक्स सामान्य नैतिक सिद्धांत जो नॉर्म्स तय करते हैं, तो एक डिवीजन ऐसे कर सकते हैं। और स्पेसिफिक एथिक्स या स्पेशल एथिक्स या अप्लाइड, इसकी हिंदी है विशिष्ट नीति शास्त्र या अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। अप्लाइड की हिंदी है अनुप्रयोग या अनुप्रयुक्त नीति शास्त्र। बात समझ में आई? पहले लिख लो फिर समझाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है अप्लाइड वाला, देखो मिटा दें। सर इसके पहले जो आपने मेटा एथिक्स पढ़ाया था उसमें आपने उसके दो फंक्शंस बताए थे, एक तो टू इलस्ट्रेट द मीनिंग ऑफ मॉरल कॉन्सेप्ट और इसके 3 पार्ट बताए थे। फिर इसका एक सेकंड फंक्शन था टू एनालिसिस या डिस्क्रिप्शन ऑफ मॉरल कॉन्सेप्ट। दोनों एक ही है ना, उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लें या एक ही में रखें। इसका मेटा एथिक्स का मतलब ही है टू इलस्ट्रेट मीनिंग बताना। अब मीनिंग उस शब्द का हो सकता है या पूरे का ही पूरे को ही डिस्क्राइब करना हो सकता है, पूरे का ही विश्लेषण करना हो सकता है। ठीक है। तो जनरल एथिक्स क्या है? जब कोई एक जनरल रूल बना दिया जाए, एक जनरल रूल। जैसे जनरल रूल क्या है? यूटिलिटी थ्योरी, यूटिलिटेरियन थ्योरी, पहले भी बताया होगा। यूटिलिटेरियन थ्योरी क्या कहती है? मैक्सिमम लोगों का मैक्सिमम बेनिफिट या मैक्सिमम गुड। अगर कोई काम करने से ज्यादातर लोगों को सुख प्राप्त होता है, ज्यादातर लोगों के जीवन में सुख आता है, तो वो करने लायक है, वो करना चाहिए। या कोई भी कांट की थ्योरी, रॉल्स की थ्योरी, लिबरलिज्म, ये अपने आप में क्या है? एक जनरल थ्योरी है जिसको हम कह सकते हैं कि भारत आज की तारीख में लिबरलिज्म की तरफ बढ़ रहा है। या हमें लाइफ में गांधीयन एथिक्स फॉलो करना चाहिए। जब हम एक पूरे पूरे लाइफ के हर सेक्टर के लिए एक मोटी जनरल बात कह दें तो हम उसको बोलते हैं जनरल एथिक्स। उसी की जगह इसको हम इसका अपोजिट वाला पढ़ेंगे तो दोनों कंपेयर करके समझ पाएंगे आप। जब हम अप्लाइड एथिक्स की बात करते हैं या स्पेशल एथिक्स की बात करते हैं तो हम बात करते हैं, मान लो पूरा एक लाइफ है, पूरा एक डोमेन है। इसमें लाइफ से रिलेटेड कोई पॉलिसी हो सकती है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड हो सकती है, चिकित्सा से रिलेटेड यानी कि हेल्थ से रिलेटेड एक कोई पॉलिसी हो सकती है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो सकती है, वगैरह वगैरह। तो जब हम बात करें तो लाइफ एथिक्स, ये बात करें एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिन एथिक्स, पर्यावरण यानी कि इन्वायरमेंटल एथिक्स, ये हम कुछ और बात करें तो हम स्पेसिफिक और अप्लाइड क्षेत्र में बात कर रहे हैं। तो हो सकता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के एथिक्स की बात करें या इन्वायरमेंट की बात करें। तो जब हम इस तरह की बात करेंगे तो हम एथिक्स का कौन सा रूप पढ़ रहे हैं? अप्लाइड एथिक्स या स्पेशल एथिक्स। बट हम एक जनरल बात करें कि हमें लाइफ जो है ना वो गांधीयन एथिक्स के अकॉर्डिंग चलाना चाहिए। तो लाइफ में तो हजारों लाखों चीजें होंगी, हमने इकट्ठे ही बोल दिया उसको, एक एज ए जनरल बोल दिया। या मैं कहूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में या वैसे भी लाइफ में यूटिलिटेरियन थ्योरी होनी चाहिए। ज्यादा लोगों का ज्यादा लाभ किस में होता है, वो थ्योरी अपनानी चाहिए। तो जब हम जनरल सेंस में बात कर रहे हों, हम ओवरऑल बात कर दे रहे हों, तो उसको हम कहेंगे जनरल एथिक्स या नॉर्मेटिव एथिक्स भी बोलते हैं इसको। और दूसरा स्पेशल एथिक्स या अप्लाइड एथिक्स, जब अप्लाइड क्षेत्र हो, कोई एक क्षेत्र विशेष हो। जैसे एक क्वेश्चन आ चुका है पीसीएस में भी,
यूपीएससी में भी मिलता जुलता। जैसे इन्वायरमेंटल एथिक्स, व्हाट इज इन्वायरमेंटल एथिक्स? पर्यावरणीय नैतिकता क्या है? डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंटल नॉर्म्स डज नॉट गो टुगेदर, या कुछ भी करके ऐसा कि विकास और पर्यावरण टकराहट के साथ चलते हैं या एक साथ नहीं चल सकते, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो जब हम बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल एथिक्स, तो हम बात कौन सी कर रहे हैं? स्पेशल या अप्लाइड एथिक्स की। Applied ethics. और उसमें हम क्या पढ़ेंगे जब इन्वायरमेंटल एथिक्स पढ़ रहे होंगे? तो हम पढ़ रहे होंगे व्हाट आर द मेजर इन्वायरमेंटल डिलेमास। क्या डिलेमा है इन्वायरमेंटल एथिक्स में? या हम बात कर रहे हैं मेडिकल एथिक्स, तो मेडिकल एथिक्स की बात कर रहे होंगे, तो हम वही बात कि क्या डिलेमा है मेडिकल फील्ड में। ठीक है, इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे ही कुछ और। बात समझ में आई सबके? जी। तो ये अलग अलग डोमेन के तौर पर हम चीजों को देख सकते हैं। कुछ पूछना है पूछो, ये वाला चैप्टर खत्म पूरी तरह से। तीनों पढ़ लिया आप लोगों ने? कुछ भी पूछना है तो पूछिए। ओके, तो फिर बढ़िया है। फिर हम अब नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। हमने अभी पढ़ा डोमेन ऑफ एथिक्स। इससे पहले कौन सा टॉपिक पढ़ा था, याद करके बताओ? The determinants of ethics. डिटर्मिनेशन ऑफ एथिक्स। हम उस समय डिटरमाइन कर रहे थे पूरे के पूरे नॉर्म्स, और उन नॉर्म्स के बेस पर हमने डिटर्मिनेशन किन किन बेस पे किया था? बताओ, क्या बेस था डिटर्मिनेशन का? कैसे नैतिक सिद्धांतों का निर्धारण होता था? थ्योरी के बेस पे, एथिकल थ्योरी के बेस पे और एथिकल कंडक्ट के बेस पे। और एथिकल थ्योरीज बहुत सारी थी, कौन कौन सी, एक आध याद दिलाओ। सर ह्यूमन नेचर, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर या ह्यूमन साइकोलॉजी, और एसेंस क्या है ह्यूमन बीइंग का। इसके अलावा आइडियल वर्ल्ड कैसा होना चाहिए, एंड ऑफ लाइफ कैसी होनी लाइफ, चाहिए। तो ये सब हमने बेस बनाया था। अब एक हम दूसरी एथिक्स कर पढ़ रहे हैं, और आप बताना उसमें कंफ्यूज नहीं होना। जो आप लोगों ने डिटर्मिनेशन पढ़ा था और एक अलग टॉपिक है ये, ऑफ कोर्स सारे तो मिलते जुलते ही हैं आपस में। एसेंस ऑफ एथिक्स। पहले तो एसेंस का मतलब समझते हैं। एथिक्स नैतिकता का सार, इसकी हिंदी है नैतिकता का सार। एसेंस ऑफ एथिक्स नया चैप्टर है ये, थोड़ा समझा देते हैं फिर आगे के लिए रखेंगे। सार किसे कहते हैं, एसेंस किसे कहते हैं? बताओ तुम लोग जल्दी से कुछ। जैसे ह्यूमन है, मनुष्य है, मनुष्य का क्या एसेंस है? हम किसे कहते हैं मनुष्य? रत्ना बताओ, तुम्हारे हिसाब से ह्यूमन होने का मतलब क्या है? एसेंस, एसेंशियल बताओ कि उसको निकाल देने के बाद फिर मनुष्य नहीं बचेगा। बॉडी, उसकी बॉडी। बॉडी, ठीक है। तो एक कोई और बताओ, और लोग बताओ, मनुष्य का एसेंस सर क्या है? उसका मूल मूल जो है वो है होमो सेपियंस से जो होमो निकलता है, दैट इज द सेम थिंग बिटवीन अस, जो कॉमन एक बेसिक फीचर है। देखो, एसेंस को हम कई तरह से समझेंगे। जैसे हम कहते हैं, जब हम किसी चीज का एसेंस कहते हैं, इसका मतलब वो तो होना ही चाहिए। जैसे मैं कहूँ चेयर का एसेंस क्या है, मतलब अब चेयर हजारों तरह की हो सकती है, हजारों तरह की चेयर हो सकती है। प्लास्टिक की हो सकती है, लकड़ी की हो सकती है, पता नहीं कैसे कैसे हो सकती है, बांस की के उसके बनी हुई हो सकती है। बट कुछ चीज ऐसी है, कॉमन चीज है उन सभी चेयर में, जो मैंने अलग अलग नाम बताए,
वो हत्थे वाली हो सकती है, वो बिना हत्थे वाले हो सकती है, ठीक है, वो तीन पैरों की हो सकती है, वो चार पहियों की हो सकती है, उसमें एक पांचवा भी लगा सकते हैं। पर कुछ चीज ऐसी है उसके अंदर जो उसको कुर्सी ही बनाती है, और उसके रहते हुए, उस एसेंस के रहते हुए हम उसको टेबल या अलमीरा या कुछ और नहीं कहते। तो अगर कोई कहे कि कुर्सी होने का मतलब तो सर लकड़ी है, तो हम कहेंगे नहीं, लकड़ी नहीं है, प्लास्टिक की भी होती है। फिर कोई कहे ये है वो है, बट जो उसकी उसको बेस है जिसकी वजह से वो कुर्सी ही है और कुछ नहीं है, बेसिक इसे बोलते हैं करेक्टर। सार। हाँ, सार। तो जैसे मनुष्य को कहें, आप लोग सब समझदार हैं, बढ़िया आंसर देते हैं। कोई कहे कि हाँ उसका हाथ पैर होना मनुष्य है, हाथ पैर सिर नाक है ना, आंखें हैं, तो वो मनुष्य है। तो फिर हम जानते हैं बहुत सारे लोगों के कोई लिम्स नहीं होते, पैर नहीं होते, हाथ नहीं होते, या कुछ और, नाक कटी हुई हो, तब क्या वो मनुष्य नहीं है? तब भी वो मनुष्य है। तो कुछ चीज ऐसी है जो उसके अंदर होने से हम उसको मनुष्य कहते हैं। तो मैं अपनी कहूं तो मेरी दो आइडेंटिटी हो सकती है। एक तो मेरी आइडेंटिटी मनुष्य होने की है, जो सब में कॉमन है जितने भी और मनुष्य हैं। और एक मेरी ऐसी एक पर्सनल आइडेंटिटी हो सकती है जो उनसे, उन मनुष्यों में मुझे अलग कर देते हो। एक एक बहुत बड़ा बहुत लोग बैठे हुए हैं, एक कहीं सेमिनार है, वहां 200 लोग बैठे हुए हैं। मैं उनसे कहूं कि बताओ इनमें से गधा कौन है, मतलब सारे लोग बैठे हो, मनुष्य बैठे हो, तो जाहिर सी बात है जब हम एसेंशियल करेक्टर देखेंगे और उस एसेंशियल करेक्टर में कोई भी डोंकी वाला नहीं होगा करेक्टर, तो हम कहेंगे कि नहीं, वहां पे सारे। तो कुछ चीज ऐसी है जो वो, उसका, इसी को हम बोलते हैं सार, एसेंस। तो अब हम जानेंगे नैतिकता का वो एसेंस कौन सा है, जिसकी वजह से हम अलग अलग, हमने वैरायटी देखी। हमने देखा जब डिटर्मिनेशन में हमने कितना सारा कुछ पढ़ा, बट हम कब वो एसेंशियल बात कहेंगे कि भाई वो है तब तक वो नैतिक है, वो नहीं है तो वो नैतिक नहीं है। तो असंख्य, एन नंबर ऑफ कंडक्ट हो सकते हैं, और उन एन नंबर ऑफ कंडक्ट में वो क्या एसेंस डालें जिससे उनको एक पूरा एक क्लास बना लें, उस क्लास के बेस पर कहें कि ये मॉरल कंडक्ट है। तो नैतिक आचरणों का वर्ग जिसमें असंख्य आचरण आएंगे, जैसे क्लास ऑफ मॉरल कंडक्ट्स, जैसे क्लास ऑफ ह्यूमन करेक्टर। ऐसे ही हम एसेंस की बात कर रहे हैं, क्लास ऑफ मॉरल कंडक्ट, मॉरल कंडक्ट्स, नैतिक आचरणों का वर्ग। उस क्लास से बाहर होगा तो उसको इमोरल बोलेंगे, उस क्लास में होगा तो मॉरल। एसेंस का तो मतलब यही है। इसी तरह हम बना सकते हैं दूसरा, एक मॉरल कंडक्ट बनाया, दूसरा हम बना सकते हैं क्लास ऑफ इमोरल कंडक्ट। अगर हम ये बना पाए तो फिर थीरीज कोई भी हो, उन सार के बेस पर, एसेंस के बेस पर हम किसी कंडक्ट को मॉरल या इमोरल कह सकते हैं। जैसे मनुष्य होने का सार, किसी ने कहा आप में से कि बॉडी होना। अब बॉडी तो बहुतों की होती है, बॉडी तो सबकी बहुतों की है, तो कुछ लोग बॉडी कहेंगे, कुछ लोग कहेंगे बॉडी होना बड़ी बात नहीं है। मनुष्य का जो सार एसेंस है वो है उसकी, उसका इंटेलेक्ट, बौद्धिकता। तो पशुओं में नहीं है वो, पशु में बॉडी है, पशु की अपनी बॉडी है, पर उसमें क्या नहीं है? बौद्धिकता, इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट क्या होता है? इंटेलेक्ट को हम कई तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अभी अपने काम के लिए कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज को बना सकता है, बोल सकता है, समझ सकता है। आर्टिफिशियल लैंग्वेज जो हम लोग बोल रहे हैं इसको आर्टिफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है।
तो ये काम अगर तोता करता है तो तोता खाली रट के कर रहा है, ठीक है। जैसे तो बौद्धिकता एक सार हो सकता है मनुष्य होने का। जैसे कि रत्ना ने बताया कि बॉडी होना, पर बॉडी होना कुछ लोग कह सकते हैं, बट बॉडी तो जानवरों की क्या बॉडी नहीं होती क्या? पर वो मनुष्य तो नहीं है वो, ठीक है। तो एक कुछ लोग कहेंगे कि क्या इंटेलेक्ट, और इंटेलेक्ट का मतलब क्या है? जो आर्टिफिशियल लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सके, बोल सके, समझ सके, बना सके। पर वहां पे आ जाएगा, हमारे तमाम चीजें आ जाएंगी, तोता आ जाएगा। सबसे पुराना एग्जाम्पल तो तोता ही है। बट तोते के पास जैसे कोई किसी की गमी हो जाए अगल बगल कहीं दूर दराज और जाना पड़ जाए, घर में बात कर रहे हैं, तोता भी बगल में है, कोई कहे कि अरे फलाना व्यक्ति जो है ना मर गए। अब तोते ने पकड़ लिया कि अच्छा मर गए। अब वो कोई कहीं पर कोई ऐसी घटना हुई है और कोई बोलता है मर गए, मर गए, एक्चुअल में तो मर ही गए हैं, बट ये लैंग्वेज में इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। फिर हम कुछ और कहेंगे कि भाई दिवंगत हो गए, या बहुत सारे शब्द हैं अलग अलग संस्कृतियों में। तो मर गए वो शायद फैक्चुअल सही बोल रहा है, रट के बोल रहा है, बट वो बना नहीं पा रहा है कि यहाँ पे कुछ और शब्द बोलना प्रासंगिक होगा। ये हमारा अभी का एआई भी नहीं कर पा रहा है। एआई को जितना हम समझाएंगे उतना समझ तो ले रहा है, बट आर्टिफिशियल बौद्धिकता जिसको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, उसमें लैंग्वेज एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं ये तो ठीक है, बट ये बहुत सार इसको नहीं कहेंगे। हम कहेंगे समाज, सोशल होना ह्यूमन का, तो अलग अलग लोग अलग अलग कहेंगे, है ना। उसी एग्जाम्पल पे तो हमने मानव और दानव में फर्क रखा। मानव का एसेंस और दानव का एसेंस, भाई राम का एसेंस और मेघनाथ का एसेंस में कुछ तो फर्क होगा, तभी तो एक को मानव एक को दानव, क्या दानव समझते हो ना सब लोग तो, जानते ही होंगे। राक्षस वाक्षस दानव, राक्षस वैसे अलग शब्द होता है, बट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ मानव और दानव होने का कोई सार होगा? बोलो यस और नो। जी। तो जिससे मानव हो रहा होगा और वो ना हो या कुछ और दूसरे करेक्टर हो, उसको हम दानव बोल रहे होंगे। तो बॉडी वॉडी सब कुछ काम कर गया, और यहाँ पे बौद्धिकता भी काम नहीं आई। वो कुछ और ही करेक्टर है जिससे मानव मानव बन रहा है, दानव दानव बन रहा है। तो कहने का मतलब मैं तब से समझा रहा हूँ एसेंस। तो what are the common characteristic which are present in every moral act is essence of ethics। तो इसको एक डिफाइन ऐसे आराम आराम से डिफाइन भी करते चलो, लिख भी लो बल्कि। एसेंस ऑफ एथिक्स इज इक्वल टू, या मीन्स, या डैश करके कैसे भी करके डैश कर दो, लिख लो। व्हाट आर द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स which are present in every moral act is essence of ethics। वे कौन से, कॉमन की हिंदी क्या है? उभयनिष्ठ। सामान्य भी लिख सकते हो, पर सामान्य में फिर कोई और मतलब निकल आएगा, तो एक शुद्ध हिंदी ही लिख लो, उभयनिष्ठ। वे कौन से उभयनिष्ठ लक्षण हैं जो किसी नैतिक कार्यों में पाए जाते हैं? मतलब मैं कई तरह से एक ही चीज को समझाता हूं ताकि आप समझ जाएं। दैट इज करके मतलब किसी कार्य को नैतिक कहने की पहचान कैसे होगी, या नैतिकता के वर्ग में मौजूद सारे कर्मों की कामों की समानता किस बात को लेकर होती है। कुल मिला के हम क्लास बना रहे हैं, हम बना रहे हैं एसेंस, जिससे वो एक क्लास हमें पता चल जाए। क्योंकि अब हम हजारों करोड़ों एक्शन को तो के डिफिनेशन नहीं दे सकते, तो हम क्लास बना ले रहे हैं। वो क्लास बनेगा उस एसेंस के बेस पर। तो अब आप बताओ, ऐसे कौन से करेक्टर आपके समझ में आता है, ऐसे कौन से एक्ट समझ में आते हैं जिसके बेस पर हम कह सकते हैं कोई भी चीज इथिकल है या अनएथिकल है, या मॉरल है या इमोरल है? बताओ क्या हो सकता है, क्या बेस हो सकते हैं मॉरल या इमोरल होने के?
क्योंकि अगर पता चल जाए तो पूरा हमें क्लास पता चल गया, पूरा वर्ग पता चल गया, और हमें फिर हमें हजारों एथिक्स को ऐसे ही जान सकते हैं। पहली बात तो ये बताओ, क्या कोई एक ऐसा हो सकता है जिसके बेस पर हम सोचें ये सार है और इसको हम फिट कर दें और हर जगह हम जान जाएंगे कि एथिक्स ये होते हैं, एथिकल होते हैं? कैसा हो सकता है क्या ह्यूमैनिटीज में? सर एक तो कोई नहीं डिटरमाइन कर सकते, कई होते हैं एक लेकिन। कभी नहीं कर सकते। हम्म, शुरू शुरू में जब हम साइंस के स्टूडेंट होते हैं तब हमें बड़ी उलझन होती है इस तरह के ह्यूमैनिटीज पढ़ने में, क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि फट से आंसर आ जाए और आंसर कॉमन हो। जैसे मैथमेटिक्स के आंसर कॉमन हैं, 2 और +2। जैसे मैंने लास्ट क्लास में बताया था, 7 + 5 हम जोड़ें तो जिसको भी जोड़ना आता है ठीक से, वो ऑब्जेक्टिविटी के साथ आंसर आ जाएगा। मैथमेटिक्स का सवाल हल करना है, मेथड अलग अलग हो सकता है, बट एक्चुअल में कुल मिला के बड़ी ऑब्जेक्टिविटी है। बट ऐसी ह्यूमन बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, कुछ भी ऑब्जेक्टिविटी के साथ नहीं कहा जा सकता, खास तौर पे जब हम ह्यूमंस, मनुष्यों से जुड़ी हुई कोई बात कहते हो। सही बात है या नहीं? जी। तो शुरू में बड़ा उलझन होता है उन बच्चों को जो जिनको तुरंत किसी किसी आदत होती है किसी निर्णय तक पहुंच जाने की, कि डिसीजन तक पहुंच गए कि सर अब इतना मत बताओ, बता दो क्या होना है इसमें और क्या नहीं होना है। तो ये जो अधैर्य है वो बिल्कुल फिट नहीं होता है ह्यूमैनिटीज में, क्योंकि कुछ भी एक एक सत्य का पता नहीं किया जा सकता। जैसे मैंने अभी क्लास की शुरुआत में ही कहा, अगर ठीक ठीक पता ही चल जाए तो पूरे दुनिया के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, एक रंग हो जाए, एक तरीका हो जाए जीवन जीने का या खान पान का या कैसे भी। बट ये हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि हम डाइवर्सिटी, नेचर ही डाइवर्सिटी में बनाती है सब चीजों को। उसने केवल गुलाब, केवल कमल, केवल चंपा, केवल चमेली नहीं बनाया है। तो इसलिए अगर ये ह्यूमैनिटीज पे लागू है तो ये फिर तो ये तो ह्यूमैनिटीज का की शुरुआत है, फिलॉसफी और एथिक्स। यहाँ पर अलग अलग सत्य तो हो सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसेंस ऑफ ह्यूमन क्या बताएं, तो किसी ने कहा बॉडी, फिर कोई कह रहा है बॉडी नहीं, इंटेलेक्ट, कोई कह रहा है इंटेलेक्ट और बॉडी तो बात है, बट उससे बड़ी बात है कि उसके अंदर सामाजिकता होनी चाहिए। हम्म, फिर कोई है ना, तो ऐसे 50 बातें कही जा सकती हैं। ऐसे ही एथिक्स का हम कोई एक नॉर्म तो नहीं बता सकते, बट हाँ कुछ एसेंस के तरीके बता सकते हैं, जिसमें से कई चीजें आप लोग पढ़ चुके हैं, जल्दी से समझ में आ जाएगा। जैसे कोई एक कह सकता है कि इथिकल हम तब कहेंगे या एसेंस में ये है अगर रूल्स फॉलो हुए हैं, रूल्स ओबेइंग या रूल्स कंप्लाइंस हुए हैं, अगर किसी यूनिवर्सल लॉ का पालन हुआ है तो हम कह देंगे कि वो क्या है, वो इथिकल वर्क हुआ है। तो एक एसेंस क्या हो सकता है, रूल्स ओबे करना एक एसेंस ऑफ एथिक्स हो सकता है। समझ गए बात को? हम्म, तो एक अब अलग अलग वर्ग बनेंगे, उसमें एक वर्ग हम बात कर रहे हैं, हम अलग अलग क्लास बना रहे हैं, एक क्लास बना रहे हैं। तो लिख लो, सभी नैतिक कार्यों में किसी सार्वभौमिक नियम का पालन रहता है। इन एवरी ethical work या ethical conduct there should be universal law या obeying, there should be obeying universal law। तो रूल ओबे करना, रूल फॉलो करना क्या हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नैतिकता का सार हो सकता है, रूल बेस्ड एथिक्स। तो ये एथिक्स क्या किस पे जोर दे रहा है, किसको कह रहा है एसेंस, कि हम एक एक चीज को तो नहीं, अगर रूल फॉलो हुआ है तो हम उसको कहेंगे कि वो वर्क क्या है, इथिक्स।
नियम पर आधारित नीति शास्त्र, या इसी का दूसरा नाम क्या है, ड्यूटी अगर फॉलो हुई है, नियम किस लिए फॉलो होते हैं, ड्यूटी के लिए, तो ड्यूटी बेस्ड एथिक्स, या इसके लिए एक शब्द हम पहले बात कर चुके हैं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। डिओन्टोलॉजी। और पहले ही बता दिया तुमने, पर चलो ठीक है। डिओन्टोलॉजी मतलब, अब एक एक चीज हम नहीं जानेंगे, हम अगर खाली इस क्लास को जान जाएं, देखें कि रूल फॉलो किया है इसने, हाँ रूल फॉलो किया, तो रूल ओबेइंग एक्ट और रूल को अगर रूल बेस अगर कोई वर्क हुआ है तो वो इथिकल होगा। और डीओंटोलॉजी यानी कि हम रूल को फॉलो कर रहे हैं, रिजल्ट पे हमारा, रिजल्ट से हमें कुछ लेना देना नहीं है, परिणाम निरपेक्ष है ये, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है। रिजल्ट का हमें क्या पता, रूल सही से फॉलो हुए या नहीं हुए, तो रूल बेस्ड एथिक्स है ये, ठीक है। तो इस एथिक्स का एसेंस क्या हो गया, शुरू की क्लास में सारी बातें हो चुकी हैं, अब खाली उनको शब्द दे रहे हैं। मैंने कहा था ना कि टर्मिनोलॉजी वगैरह सही से समझ लें शुरू की क्लास, तो आगे कोई दिक्कत ही नहीं है। डिओंटोलॉजिकल एथिक्स क्या हो गया, एसेंस इसके अकॉर्डिंग क्या रहा, इसके अकॉर्डिंग रहा एसेंस ऑफ एथिक्स इज इक्वल टू क्या, एथिक्स ऑफ राइट भी इसको बोलते हैं। हाँ हाँ, रूल फॉलो या ओबेइंग। तो एसेंस ऑफ मॉरलिटी क्या है, नियम का पालन। अब ये नियम कैसे बन रहे हैं ये अलग अलग बात है, इस पे हम नहीं जा रहे हैं, वो नियम सही है या नहीं, वही बात, नाजी का नियम सही है या नहीं, काउ स्लॉटर को लेकर, या जो मैंने पहले बताया मॉरल पुलिसिंग को लेकर, अगर उत्तर प्रदेश कोई नियम बना रही हो, नियम सही है या नहीं, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इसका काम क्या है, खाली ये देखना कि रूल फॉलो हुआ है या नहीं, रूल के ढंग से काम हुआ है या नहीं, रूल ओबे हुआ है या नहीं। और ये डिओंटोलॉजी होगा, यानी कि परिणाम से देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके फॉलोवर्स हम, या इसका वर्ग हम क्या कह सकते हैं, भारत में मैंने बताया था कौन है इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल, भगवत गीता। गीता। भगवत गीता किसी परिणाम के बारे में बात दिमाग में रख के काम करने को कह रहा है क्या, या रूल फॉलो करने को कह रहा है, रूल बताओ। फॉलो करना। तो भगवत गीता लिख लो फटाफट एग्जाम्पल, गांधी, जॉन रॉयल्स, नाम लिखते जाओ, मैक्स वेबर का नाम है, हम आगे पढ़ेंगे, मैक्स वेबर, मैक्स वेबर नाम लिख लो, इत्यादि। ये सब क्या कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं कि सार के तौर पर, एसेंस के तौर पर ड्यूटी को फॉलो किया गया है नहीं किया गया, इसको देखकर हम देख सकते हैं एसेंस ऑफ एथिक्स है रूल फॉलो, ठीक बात है। जी। फिर मैंने कहा कोई एक रूल तो है नहीं इस तरह का, ठीक है। तो परिणाम निरपेक्ष है, एसेंस ऑफ मॉरलिटी का एक आधार है। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि रूल से कुछ लेना देना नहीं है, रूल चाहे जो बनाओ, रूल से लेना देना नहीं है। रिजल्ट क्या रहा, नोटबंदी हुई, रिजल्ट क्या रहा उसका, मनरेगा आया, रिजल्ट क्या रहा। अगर हम ये कहें कि नोटबंदी हुई और उसका आज के तारीख में हम परिणाम देखें, तो जब नोट बंद हुए
तो लोगों को मजबूर हो गए लोग कि भाई वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर करें, और उसकी वजह से कोरोना के टाइम में शायद नोट से आदान प्रदान होता, और इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान ट्रांजेक्शन पे इतना जोर नहीं होता, क्योंकि जाहिर सी बात है नहीं होता। वो तो जब नोट बंद हो गया तो मजबूरी में हमने सीखा, और उसका प्रचलन रहा 2 4 6 महीने तक। तो क्या हुआ, कोरोना के टाइम में जब लॉकडाउन था तब भी ट्रांजिशन हो सका ऑनलाइन। और कोरोना के फैलने में, कोविड 19 के फैलने में, मतलब उसको फैलने से रोकने में एक बड़ा रोल रहा नोटबंदी का। तो टेलियोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये एथिकल है या अनएथिकल है? बताओ, इस तौर पे जैसे मैंने बताया उस ढंग से देखें तो। टेलियोलॉजी के बेस पर एथिकल है। तो हम देखें और बताएं कि ये वाला काम, अब देखो ध्यान देने की बात है, आप लोगों से ना ज्यादा समझ, ये मैथमेटिक्स या फिजिक्स हम नहीं पढ़ रहे हैं। आप लोगों को कभी भी एक चीज नहीं पूछा जाएगा कि यही बताओ कि सही। जैसे कि मैंने अभी क्वेश्चन ऐसे ही बोल दिया था आपको कि इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। अब आपसे ये उम्मीद नहीं की जाती कि आप चुटकी बजाएंगे और सोल्यूशन दे देंगे 10 मिनट के अंदर आंसर में। आपसे ये उम्मीद की जाती है खास तौर पे इस तरह के पेपर में कि आप प्रॉब्लम को किस तरह से समझते हैं, और आपको सोल्यूशन के क्या क्या तरीके मालूम है। आपको क्या लगता है यूपीएससी का एग्जाम या पीसीएस का एग्जाम 100 150 200 250 शब्दों में आपसे क्या कोई सोल्यूशन, जिसके पीछे दुनिया सोल्यूशन खोज रही है, आपसे क्या कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन चाह रहे होंगे क्या? नहीं। नहीं चाह रहे होंगे। आप प्रॉब्लम को किस तरह से कितने रूप में देखते हैं, और आपको क्या क्या सॉल्यूशंस पता है लोग दे रहे हैं ऑलरेडी, वो जानने की बात है ना? तो एथिक्स में आपको एनालाइज करना है और बताना है कि इस तौर पर ये ऐसा है, ये एथिकल है। इस ग्राउंड पे देखें तो एथिकल नहीं है, इस ग्राउंड पे देखें तो हायर एथिक्स पे जाएंगे, या इस ग्राउंड पे जाएं तो एथिकल तो है बट ये लोअर वैल्यूज के साथ है। आपको ये समझ आ जाए, ये इसकी कोशिश है, इसका एग्जाम है ये। तो अगर मैं इसी बात को लूं, ये ऐसी जाहिर सी बात ये वाला एग्जाम में नहीं आएगा, मैं खाली समझाने के लिए कह रहा हूं कि नोटबंदी क्या रहा। मनरेगा, मनरेगा में अभी से पहले तक कहा जाता था, आज से 1 साल 1.5 साल पहले तक, लास्ट बजट तक, कि बहुत ही फजूल योजना है, क्योंकि इससे कोई एसेट क्रिएट होता नहीं है, और एक तरह से खाली ये बर्बादी है पैसे की। इसलिए नहीं कि करप्शन है, वो तो एक अलग बात हो गई, इसलिए कि इससे एसेट क्रिएट क्रिएट नहीं होता। वही अब जब लोगों ने, शहरों को, मजदूर वजदूरों ने शहरों और फैक्ट्रियों को छोड़कर चले गए अपने गांव, और वहां पर उनको कुछ ना कुछ तो रोजगार चाहिए। वहां मनरेगा ने उनको, बहुत ज्यादा तो नहीं बट न, मतलब वही, समथिंग इज बेटर देन नथिंग वाली बात, मनरेगा ने उनको बेसिक कुछ ना कुछ रोजगार का साधन दिया। तो टेलियोलॉजिकली देखें तो मनरेगा क्या हो गया? मनरेगा एथिकल रहा क्या अनएथिकल? एथिकल। इन शॉर्ट, नैतिकता का संबंध अच्छे परिणाम से है। ये बात कौन कहेगा? गुड रिजल्ट से है, टेलियोलॉजिकल। टेलियोलॉजी। और जो ये कहता है नैतिकता का संबंध परिणाम, क्योंकि परिणाम हम एक्चुअल में कैलकुलेट नहीं कर सकते। अभी तक ये कहा जा रहा था कि नोटबंदी बहुत बुरी है, और फिर अब अच्छी कही जा रही है, तो हम परिणाम से नहीं देख सकते। हमें देखना चाहिए कि रूल्स फॉलो हुए या नहीं हुए, वो एथिकल होगा। वो वर्क क्या कहलाएगा? डिओन्टोलॉजी या रूल ओबेइंग। तो सार क्या होगा सबके अलग अलग, मैं कुछ और सार भी कल बताऊंगा आपको। तो आप समझे, थोड़ा सा इसमें समझना होगा कि ये तरीका मैथमेटिक्स की तरह नहीं है, ये हमारे जीवन की तरह है। हम चीजों को ऐसे ही जीते हैं, हम अलग अलग दृष्टिकोण से हम उसकी अलग अलग उपयोगिता या अच्छा या बुराई बताते हैं। ठीक है ना? समझ रहे हैं बात को? लाइफ में किसी भी चीज को अगर आप बुद्धिमानी से जब देखेंगे तो 100% रॉन्ग या 100% राइट कभी नहीं कह सकते। हम केवल कहानी कविताओं में राम या रावण की कल्पना करते हैं। एक्चुअल लाइफ में हर किसी में राम और रावण का मिश्रण होता है, यही लाइफ है।
हम ना तो पूरी तरह किसी के अंदर रावण देख सकते हैं और कहें कि इसमें एक भी सद्गुण नहीं है, वर्चू नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। और इसका वैसे वर्षा एक भी एग्जाम्पल अपने लाइफ के, ना कोई व्यक्ति, ना कोई वस्तु, ना कोई कुछ भी XYZ जिसके बारे में हम कह सकते हैं कि 100% वो अच्छा है। सेम ऐसा ही ये पूरी पढ़ाई है, ह्यूमैनिटीज है, ठीक है। हम किसी न किसी प्रोस्पेक्टिव के बेस पर एक को अच्छा, उस समय का अच्छा प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से कहते हैं, ठीक है। तो खैर आज इतना ही रखते हैं, आगे के हम आगे पढ़ेंगे। मैं समझता हूँ कुछ समझ में आया होगा, और कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ।